आज की कहानी 7 चीनी दासियां। सदियों पहले की बात है। चीन देश के पश्चिम में ताइशान नाम की पहाड़ियों के बीच एक सुंदर सा गांव था। वहां के राजा का नाम टेंजिन था, जिन्हें लोग सम्मान से महाराज बुलाते थे। ताइशान गांव हमेशा से अपने चावल की खेती के लिए मशहूर था और वहाँ का चावल बाहर के गांवों और राज्यों में भी निर्यात किया जाता था। यहाँ चावल की पैदावार तो होती थी, लेकिन हमारे प्यारे भारतवर्ष के जैसे यहाँ चावल का सेवन नहीं किया जाता था। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में हम इस कहानी में आगे जानेंगे कि चीन में पहले चावल का सेवन कैसे किया जाता था। राजा टेंजिन अपनी प्रजा के सुख दुख का हमेशा ख्याल रखते और अक्सर देशाटन को निकलते, जिससे उन्हें अपनी प्रजा की जरूरतें पता चलती और वे उन्हें अच्छे से पूरी करते। राजा टेंजिन बहुत ही बुद्धिमान, दयालु और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उनकी बेटी लिंगजिंग बिल्कुल अपने पिता के विपरीत थी। राजा टेंजिन जितने दयालु थे, लिंगजिंग उतनी ही घमंडी और क्रूर थी। फैंग, फैंग कहाँ मर गई? फैंग राजकुमारी की खास नौकरानियों में से एक थी, जो हमेशा राजकुमारी लिंगजिंग का ख्याल रखती। राजकुमारी लिंगजिन, मेरी पोशाक अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे आज शिकार के लिए निकलना है। आहा, अरे दादी माँ, आप ठीक तो हैं? फैंग, यहाँ मेरी पोशाक मैली हो गई और तुम्हें इस बुढ़िया की पड़ी है। तुम्हें भी इसके साथ पुरानी बारादरी में भिजवा दूं क्या? नहीं नहीं राजकुमारी जी, ए बुढ़िया, ये क्या किया तूने? राजकुमारी की पोशाक गंदी कर दी। तुम्हें पता नहीं इसकी क्या सजा है? मुझे माफ कर दीजिए, गलती से मेरा पैर फिसल गया राजकुमारी। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सिपाहियों, ले जाओ इसे और इसे भी पुरानी बारादरी में डाल दो। फैंग ये सब देख रही होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। फैंग, जल्दी से मेरे लिए एक नई नौकरानी का इंतजाम करो। इसके बाद राजकुमारी शिकार पर चली जाती है। शिकार से वापस आने के बाद, राजकुमारी जी, आपके हुक्म से मैंने आपके लिए एक नई नौकरानी का इंतजाम कर दिया है। आप इससे पूछताछ कर सकती हैं राजकुमारी। राजकुमारी लिंगजिंग, मेरा नाम जून है। जून, ठीक है। फैंग, इसे सब काम अच्छे से समझा दो। जून, सब काम अच्छे से समझ लो और राजकुमारी को कभी भी शिकायत का मौका मत देना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। राजकुमारी सीधे पुरानी बारादरी में डलवाएगी। और हाँ, कभी भी मेरी जगह लेने की सोचना भी मत। अभी तक सिर्फ मैं ही हूँ जो राजकुमारी की सबसे खास हूँ। फैंग, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि राजकुमारी को शिकायत का कोई भी मौका ना दूं। लेकिन फैंग, ये पुरानी बारादरी क्या है? बिना गलती के राजकुमारी दासियों को काल कोठरी में नहीं डलवा सकती, तो वो उन्हें महल की पुरानी बारादरी में भेज देती है, महाराज से ये कह के कि ये सब वहाँ की देखभाल करेंगी। जून धीरे धीरे फैंग के साथ रहकर राजकुमारी की तीमारदारी करना सीख लेती है और फैंग और जून अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। एक बार राजकुमारी लिंगजिंग अपने महल के बगीचे में टहल रही थी। तभी एक सुंदर पक्षी राजकुमारी को दिखता है। फैंग, जाओ जाके मेरा तीर कमान ले आओ। प्यारे राजकुमारी। जून, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा शिकार उड़ा दिया। माफ कीजिएगा राजकुमारी जी, मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का या परेशान करने का नहीं था। वो तो एक बेजुबान पक्षी है। आप इस मासूम को क्यों मार रही हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ा रही है। तुझे पता नहीं इसकी सजा क्या है? राजकुमारी लिंगजिन, आप इसे माफ कर दीजिए। ये अभी नई है, आपके नियम ये अभी सीख रही है राजकुमारी। नहीं फैंग, ये तो गलत है और मैंने कुछ गलत नहीं किया। राजकुमारी महाराज से कितनी अलग है। वो कितने दयालु हैं
और ये बस बहुत हो चुका, बदतमीज लड़की। सिपाहियों, इसे पुरानी बारादरी में डाल दो और इसे खाने को कुछ भी मत देना। राजकुमारी लेंजिन, ऐसा मत कीजिए। फैंग, क्या तुम भी इसके साथ पुरानी बारादरी में जाना चाहती हो? इतना सुन के ही फैंग डर जाती है। उसकी आंखों के सामने ही सिपाही जून को ले जाते हैं और फैंग कुछ नहीं कर पाती है। सिपाही जून को बारादरी में डाल देते हैं। जून काल कोठरी में देखती है कि उसके अलावा 5 और दासियां भी वहां बंद हैं। मिया, बाओ, हियेन, बेत्शोबा, मिंजू। ना जाने इस राजकुमारी का जुल्म कब खत्म होगा। ये हमसे किस बात का बदला ले रही है? दादी माँ, जब तक राजा टेंजिन राजकुमारी पर लगाम नहीं लगाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन राजकुमारी महाराज को कुछ पता ही कहाँ लगने देती है। हाँ, ठीक कहा। अरे दादी माँ, क्या हुआ उन्हें? क्या बताएं, इतने दिनों से उस दुष्ट राजकुमारी के हुक्म से हमें सिर्फ शाही रसोई का बचा खुचा सामान ही मिलता है, जो हम में से किसी को भी पूरा नहीं पड़ता। बेचारी बूढ़ी दादी माँ, वो ये सब कैसे झेल पाएंगी इस उम्र में। जून ये सब सुन के दंग रह जाती है। तभी रात होने तक वो सोचती रहती है कि इस मुश्किल से वो कैसे निकले। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर अगली सुबह, चलो देखते हैं शाही रसोई घर से क्या आया है। अरे नहीं, आज सिर्फ सब्जियों के छिलके हैं और इतनी सारी चावल की हड्डियां। अरे नहीं, लगता है राजमहल में आजकल सिर्फ चावल का मांस ही खाया जा रहा है। इतनी सारी चावल की हड्डियां का हमें क्या फायदा। जी हाँ दोस्तों, पुराने समय में चीन देश में चावल को लेके एक अलग ही मान्यता थी। वे चावल को हड्डियां समझकर फेंक देते थे और उसके छिलके यानी धान के भूसे को मांस समझकर खाते थे। है ना अजीब बात। अरे नहीं, ये सब क्या हो रहा है? इतनी सारी हड्डियां, लगता है आज खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। जून वापस जाने लगती है। अचानक से उसके दिमाग में ख्याल आता है, क्यों ना मैं इन हड्डियों को ही पका के खा लूं। हाँ, यही ठीक होगा। आज से मैं इन हड्डियों को ही पका के खाऊंगी। मिया, मिंसू, बेत्शोबा, क्यों ना हम सब चावल की हड्डियों को ही पका के खाएं? कैसा रहेगा? जून, लगता है तुम पागल हो गई हो। जो हड्डियां हमेशा से लोग कचरे में फेंकते आ रहे हैं, उन्हें हम पका कर खाएंगे। तुम पकाओ और तुम ही खाओ। इतना कहकर सभी दासियां चली जाती हैं और जून चावल की थैलियों को अपने साथ ले आती हैं। नम नम नम। अरे वाह, ये हड्डियां तो मांस से भी ज्यादा स्वादिष्ट हैं। अब मैं इन्हीं से अपना गुजारा करूंगी। कुछ दिन बीतने के साथ ही सभी दासियां भोजन की कमी से कमजोर पड़ती जा रही थी और जून वैसे ही सुंदर और स्वस्थ थी। सुनो, ये जून को क्या हो गया है? वो अभी तक इतनी सेहतमंद कैसे? चलो पता लगाते हैं। वो सभी देखती हैं कि जून चावल की हड्डियां बड़े ही चाव से खा रही थी। जून, तुम ये सब कैसे खा सकती हो? तुम चख के देखो मेरी बहन। नम नम नम। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, अब से हम यही खाएंगे। सच कहा, हमें तो पता ही नहीं था कि ये इतनी स्वादिष्ट होंगी, चावल के मांस से भी ज्यादा। इसके बाद सभी दासियां बूढ़ी दादी के लिए भी चावल की हड्डियां ले जाती हैं और फिर सभी दासियों के दिन ठीक से गुजरने लगते हैं। फैंग, मेरी बहन, कैसी हो तुम? जून, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? यहाँ तुम सब ठीक तो हो ना? राजकुमारी ने बहुत जुल्म किए हैं तुम सब पर। अरे फैंग, मेरी बहन, तुम फिक्र ना करो। हम सबको गुजारा करने के लिए ऊपर वाले ने रास्ता दिखा दिया है। क्या?
और कैसे? तब जून फैंग को सब बता देती है कि वहाँ पर वो 6 लोग कैसे अब ठीक तरह से अपना गुजारा कर रहे होते हैं। अरे वाह, ये जानकर सच में मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, वरना राजकुमारी मुझे भी यहाँ भेज देगी। ठीक है, अलविदा, अपना ख्याल रखना। अलविदा। फैंग, तुम कहाँ चली गई थी? मैं इतनी देर से तुम्हें बुला रही हूँ, कोई जवाब ही नहीं। लगता है तुम्हें पुरानी बारादरी भिजवाना ही पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी, मैं कुछ काम से ही। अच्छा, तो तुम जुबान चलाना भी सीख गई। लेकिन राजकुमारी। बस, बहुत हो चुका। तुमने मेरी इजाजत के बगैर पुरानी बारादरी में जाने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें मैं सजा जरूर दूंगी। राजकुमारी लिंसन। सिपाहियों, ले जाओ इसे। सालिम राजकुमारी, तुम राजकुमारी कहलाने के लायक नहीं हो। कोई तुम्हारे लिए कुछ भी कर दे, लेकिन तुम्हें कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना घमंड अच्छा नहीं। तुम्हारा ये घमंड जरूर टूटेगा, देख लेना। फैंग, तुम्हारी इतनी मजाल, इसे तुरंत मेरी नजरों से दूर करो। इस बार फैंग में न जाने इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि वो राजकुमारी से लड़ पाई। फैंग को भी पुरानी बारादरी में भेज दिया जाता है। फैंग, तुम यहाँ और ये सिपाही? जून, राजकुमारी ने मुझे भी सजा दे दी। वो बहुत बुरी है। मंत्री जी, आज मैं अपनी बेटी के साथ देशाटन पर निकलना चाहूँगा। जी महाराज। पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटी, मैंने सोचा आज हम दोनों ही देशाटन के लिए निकलते हैं। लेकिन पिताजी, मुझे तो शिकार पर जाना है। ओह, अच्छा, तो फिर ठीक है, आज हम दोनों शिकार पर ही निकलते हैं। फैंग, जल्दी से मेरे और राजकुमारी के चलने का इंतजाम करो। फैंग, फैंग, क्या हुआ? फैंग ने जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने उसे निकाल दिया पिताजी, वो बहुत बदतमीज हो गई थी। अच्छा, ठीक है, तुम शिकार पर जाओ और मैं बाद में आता हूँ, मुझे कुछ काम है। बात कुछ और ही है। मंत्री जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, पता कीजिए क्या बात है। महाराज, ये रही फैंग। महाराज, आपको पता है? फैंग और सभी दासियों ने मिलकर राजकुमारी लिंगजिंग की शिकायत महाराज से लगाई और बताया कि कितनी क्रूरता से राजकुमारी ने सबका जीना मुश्किल कर रखा था। राजकुमारी, महाराज ने आपको बुलाया है। ठीक है, पिताजी से कह दो मैं थोड़ा तरोताजा होके उनसे मिलती हूँ। राजकुमारी लिंगजिंग, महाराज ने आपको फौरन बुलाया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझसे। राजकुमारी, आपके सारे राज महाराज के सामने खुल चुके हैं। आपके लिए यही अच्छा होगा आप महाराज से फौरन मिलें। क्या? लिंगजिंग जब दरबार में पहुंचती है तब वहां सातों दासियों को देखकर हैरान हो जाती है। तुम सबकी इतनी हिम्मत, तुम सब मेरे खिलाफ पिताजी से शिकायत लगाने आ गई। अब तुम सबको सूली पर चढ़ाया जाएगा। बस, बहुत हो चुका। तुमने इन सब के साथ जो भी ज्यादतियां की हैं, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे सब पता लग चुका है। राजा टेंजिन राजकुमारी को 1 वर्ष के लिए आम लोगों के जैसे रहने की सजा देते हैं और राजकुमारी को सभी शाही सुख सुविधाओं से वंचित करके पुरानी बारादरी में भेज देते हैं। जून, मुझे बताओ, तुम लोगों ने इतने दिनों तक किसी भी अच्छे खाने के बगैर इतने दिन कैसे काटे?
इसके बाद जून राजा टेंजिन को सब कुछ बताती है और उन्हें अपने हाथों से चावल की हड्डियां बनाकर खिलाती है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मतलब हम अब तक जो खा रहे थे वो मांस नहीं छिलका था। हा हा हा। महाराज, आपसे एक प्रार्थना है कि राजकुमारी जी को उनकी सजा से माफ कर दीजिए, उन्हें वापस बुला लीजिए। हमने पुरानी बारादरी में रहकर देखा है, हम नहीं चाहते जो हम सबने सहा है वही राजकुमारी भी सहे। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। इसके बाद राजा टेंजिन ने जून की बहादुरी और चावल की खोज के लिए उसे सम्मानित किया और उसे अपने राज्य का शांति दूत की उपाधि दी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।